ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के इस तीसरे भाग में सुनिए कि कैसे जाति न बताने पर स्वादिष्ट भोजन और बता देने पर लाठियां खाने को मिली। और इसी वीडियो के अंतिम भाग में सुनिए कि कैसे एक स्त्री दो पुरुषों को समर्पित हो सकती है, शौक में या मजबूरी में। ब्रजपाल सिंह त्यागी बीएससी करते ही इंटर कॉलेज बरला में अध्यापक हो गए और हमें विज्ञान पढ़ाते थे। कॉलेज के सभी प्रबंधक त्यागी थे। ब्रजपाल सिंह त्यागी देवबंद के पास एक गांव के रहने वाले थे। बरला में उनकी कई रिश्तेदारियां थीं। अध्यापक बनते ही उन्होंने हरे रंग की एक साइकिल खरीदी थी। उन दिनों साइकिल बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। कॉलेज के प्राचार्य यशवीर सिंह त्यागी भी साइकिल से ही कॉलेज आते थे। किराए की साइकिल लेकर मैंने साइकिल चलाना सीखा था। कई बार गिरा, चोटें खाई, लेकिन साइकिल चलाने का जुनून सवार था। हमारी बस्ती के पास आम के बागीचे थे, जो खेल के मैदान से लेकर शादी ब्याह तक के काम आते थे। बारात आकर इन बागीचों में ठहरती थी। मेरी पढ़ाई की शुरुआत का स्कूल, जिसे सेवकराम मसीही ने प्रारंभ किया था, इसी बागीचे में लगता था। इसी बागीचे में मैंने साइकिल चलाना सीखी थी। इन बागीचों को काटकर अब आवासीय मकान बन गए हैं, लेकिन मेरी स्मृति में आज भी बागीचों की ढेरों यादें छिपी हैं। बस्ती में बालक राम और भिखुराम दो भाई थे। बड़ा बालक राम इंटर कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करता था। छोटा भिखुराम उसकी मदद करता था। प्राचार्य ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई औपचारिक रूप से नहीं हुई थी। अपनी कक्षा के बच्चों से वह 8-9 वर्ष बड़ा था। मेहनत और लगन से वह पढ़ने लगा था। कॉलेज के अध्यापकों के कई निजी कार्य भी वह कर देता था। एक दिन उसने कहा कि ब्रजपाल मास्टर के गांव जाना है, उनके घर से गेहूं का कट्टा लाना है, साइकिल से जाएंगे। वह चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने पूछा, साइकिल कहाँ से लोगे? उसने कहा, मास्टर ब्रजपाल की साइकिल से चलेंगे। ब्रजपाल सिंह त्यागी की हरी साइकिल का नाम सुनते ही मैं रोमांचित हो उठा। मैंने पिताजी से इजाजत मांगी तो उन्होंने हाँ कर दी। अगले रोज हम लोग सुबह ही निकल पड़े। बरला से देवबंद का कच्चा रास्ता था, जिस पर साइकिल चलाना कठिन हो रहा था। कहीं कहीं तो रेत इतनी ज्यादा थी कि पैदल भी साइकिल खींचना भारी पड़ रहा था। गोपाली के बाद नाला पार करते ही काली नदी का पाठ शुरू हो गया। नदी पार करने में भिखुराम ने साइकिल कंधे पर उठा ली थी। देवबंद से लगभग 2 मील पक्की सड़क थी, फिर गांव का कच्चा रास्ता था। इसी पक्की सड़क पर आते ही भिखुराम ने चलाने के लिए साइकिल मुझे दे दी थी। वह खुद कैरियर पर बैठ गया था। भिखुराम का वजन काफी था, फिर भी साइकिल चलाने के जोश में उसके वजन को भूल गया था। धूप चढ़ने से पहले ही हम लोग ब्रजपाल सिंह के गांव पहुंच गए थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो सभी लोग खेतों पर जा चुके थे। घर में सिर्फ औरतें और बच्चे थे। काफी इंतजार के बाद मास्टर ब्रजपाल सिंह के भाई आए। भिखुराम को वे अपने साथ अंदर ले गए, शायद अनाज की कोठरी में। मैं बाहर चबूतरे पर ही बैठा था। साइकिल चबूतरे के नीचे गली में खड़ी कर दी थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आए। चबूतरे पर पड़ी चारपाई पर लेटकर कंधे की चादर सिर के नीचे रख ली। वे काफी दुबले पतले थे, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थी। उन्होंने किसी को आवाज दी। ब्रजपाल सिंह का भाई आया, हुक्के पर रखी ठंडी चिलम उतार कर ले जाने लगा। तो बुजुर्ग ने पूछा, ये कौन बैठा है? उनका इशारा मेरी ओर था। बरला से आया है, ब्रिजपाल ने भेजा है गेहूं लेने के लिए। एक भीतर है, कट्टे में गेहूं भर रहा है, भाई ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा। बेटे, वहां क्यों बैठा है? यहाँ आके चारपाई पे बैठ जा। बाबा जी, मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने उत्तर दिया। ना बेटे, यहाँ आके बैठ। उनकी जिद पर मैं उठकर चारपाई पर बैठ गया। पढ़े है? बुजुर्ग ने पूछा। जी, 10वीं में हूँ। महाराज ब्रिजपाल पढ़ावे है? जी। बूढ़ा चुप हो गया था। थोड़ी खामोशी के बाद बोला, मारे ब्रिजपाल को तो कलेक्टर ही मिल रही थी, वो नहीं माना, अड़ गया। मुझे तो मास्टर ही बनना है। देश में अच्छे मास्टरों की बहुत कमी है। हमने भी कह दिया, जो जी में आए कर। यहाँ की फिक्र मत करना, बाप दादों की बहुत जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी है। मैं उनका एक लाभ सुन रहा था। वे बोले जा रहे थे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, जैसे यही दुनिया है, इससे बाहर कुछ नहीं। ब्रजपाल सिंह के भाई ने बाहर आकर कहा, चलो रोटी तैयार है, खा लो। मैंने इनकार कर दिया तो बोले,
घर से बिना खाए जाओगे तो बरले में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। उनके बहुत जोर देने के बाद मैं आधे मन से उठा। एक अजीब सी मनाई स्थिति थी। बैठक का दालान पार करते ही खुला आंगन था, जिसके चारों ओर पक्की ईंट के मकान थे। मकानों के आगे बरामदा था। एक बरामदे में गोबर से लिपे कच्चे फर्श पर पीतल की कलाईदार दो थालियां रखी थी। थालियों के नीचे एक किनारे पर एक एक बड़ा सा कंकड़ रखा था। थालियों में गुड़ अचार था। ब्रजपाल सिंह के भाई ने भिखुराम और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं डरते डरते बैठ गया। संकोच और भय दोनों एक साथ मेरे पर छाए हुए थे। थाली के नीचे कंकड़ का रहस्य खोला पतली दाल ने, जो थाली में परोसी जा चुकी थी। पतली दाल पूरी थाली में न फैल जाए, इसलिए नीचे कंकड़ लगाया गया था। गरम गरम फुलकों की महक नाक से फेफड़ों तक उतर गई थी। इस तरह बैठकर खाना खाने का यह पहला मौका था, वह भी किसी तगा के घर में। वे बहुत प्यार से खिला रहे थे, फिर भी मेरा मन आशंकित था। भिखुराम ने डटकर फुलके खाए थे, मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर हम लोग बाहर आ गए। भिखुराम बुजुर्ग के एकदम पास वाली चारपाई पर बैठ गया था। मैं थोड़ा फासले से खड़ा था। इस बीच एक और व्यक्ति वहां आ गया। बुजुर्ग ने हुक्के की नली उसकी ओर बढ़ा दी। हुक्के की नली से धुआं खींचते हुए उस व्यक्ति ने हम दोनों के विषय में बुजुर्ग से पूछताछ शुरू की। बरला से आए हैं, सुनते ही उसने सवाल दागा था। कौन जात हैं? उसके सवाल का उत्तर मैंने दिया। जी चूहड़ा जात है। उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला, चूहड़ा? बुजुर्ग ने चारपाई के नीचे पड़ी लाठी उठाकर तड़ से मार दी थी भिखुराम की पीठ पर। हाथ तगड़ा था। भिखुराम बिलबिला गया था। बुजुर्ग के मुंह से अश्लील गालियों की बौछार होने लगी। आंखें भयानक लग रही थीं। दुबले पतले शरीर में शैतान उतर आया था। उनके बर्तनों में आदर के साथ बैठकर खाना खाने चारपाई पर बैठने का दुस्साहस किया था, जो उनकी नजर में अपराध था। मैं सहमा हुआ चबूतरे से नीचे खड़ा था। बुजुर्ग चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर भीड़ जमा हो गई थी। कई लोगों की राय थी, रस्सी से बांधकर दोनों को पेड़ पर लटका दो। ब्रजपाल सिंह के भाई ने बुजुर्ग को शांत करने की कोशिश की। बुजुर्ग उसे भी गालियां बक रहा था। अतिथि सत्कार का खोखलापन खुल गया था। अतिथि की जाति ही उसे आदर दिलाती है। वैसे भी आदर पाने का हमें अधिकार ही कहा था। मेरी आशंकाएं सच हो गई थीं। किसी तरह हम लोग उनके चंगुल से बच पाए। गेहूं का कट्टा हमें मिल गया था, जिसे लेकर हम लोग गांव से निकल पड़े थे। दोनों चुपचाप थे। कच्चे रास्ते पर साइकिल को खींचना पड़ रहा था। सड़क पर आते ही हम लोग साइकिल पर सवार हो गए। भीखूराम मुझसे सख्त नाराज था, बल्कि गुस्सा भी जाहिर कर चुका था। उसे शिकायत थी कि इस पूरे बवेले का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे क्या पड़ी थी सच बोलने की। झूठ बोलकर अच्छा खाना मिला, इज्जत मिली, और सच बोलकर लाठी खाई, बेइज्जती हुई। जाति के नाम पर जो खरोच मिली, उन्हें भरने के लिए युग भी कम पड़ेंगे। साइकिल का एक एक पेंडल मन भर का लग रहा था। कच्चे रास्ते के बजाय हम लोग देवबंद से सीधे रोहाना रामपुर तिराहा छपार होकर बरला पहुंचने के लिए चल पड़े थे। रास्ता लंबा था, लेकिन पक्की सड़क थी। गेहूं और हम दोनों का वजन भी साइकिल को ढोना था। काली नदी के 52 दरे पुल पर हम लोग सुस्ताने के लिए रुके थे कुछ देर। अभी भिखुराम ही साइकिल चला रहा था। पुल से मुझे चलानी थी। भिखुराम आगे डंडे पर बैठ गया। सांझ होने में देर नहीं थी। अंधेरे से पहले हम लोग बरला पहुंच जाना चाहते थे। लेकिन उस रोज गर्दिश ने अपना रंग दिखाया था। राह चलता एक आदमी हमारी साइकिल से टकरा गया। मैं संभाल नहीं पाया। साइकिल समेत हम गिर पड़े। हम दोनों तो बच गए, लेकिन साइकिल के अगले पहिए पर सामने से आती बैलगाड़ी का पहिया उतर गया। साइकिल का रिम और फ्रेम का अगला चिमटा मुड़कर दोहरे हो गए। दुर्घटना जिस तरह हुई, हम ताकते रह गए। विवश खड़े साइकिल को देख रहे थे। आसपास कोई दुकान नहीं थी। एक रिक्शा चालक खाली रिक्शा लेकर आ रहा था। उसमें साइकिल रखी, गेहूं का कट्टा रखा, और हम दोनों बैठ गए। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था रिक्शे वाले को देने के लिए। भिखू के पास जो थे उसने दे दिए। रिक्शे वाले ने हमें मुजफ्फरनगर के बाजार में साइकिल मरम्मत की दुकान पर छोड़ दिया था। साइकिल की मरम्मत की दुकान पर मिस्त्री ने रिम और चिमटा सीधा कर देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन दो लोग बैठकर नहीं जा पाओगे कहकर हमारी तकलीफें बढ़ा दी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिस्त्री को कट्टे में से 5 किलो गेहूं देकर पीछा छुड़ाया था किसी तरह।
दोनों की जेबें खाली थी। रात हो गई थी। पैदल गांव पहुंचना मुश्किल था। साइकिल और गेहूं लेकर बस अड्डे की ओर चल दिए। आखिरी बस खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। यह सोचकर आए थे कोई पहचान का मिलेगा तो किराया मांग लेंगे, लेकिन कोई नहीं मिला। भिखूराम को याद आ गया। मास्टर वेदपाल त्यागी मास्टरी छोड़कर रोडवेज में क्लर्क हो गया था। वह मुझे वहीं छोड़कर उसे ढूंढने चला गया। संयोग से वह मिल भी गया था, लेकिन उस बस में जगह नहीं थी। दोनों में से किसी एक को ही भेजा जा सकता था। भिखूराम ने साइकिल और गेहूं बस की छत पर चढ़ा दिए थे और स्वयं बस में चढ़ने लगा था। मैंने उससे पूछा, मैं कैसे आऊंगा? मैं तो जा रहा हूँ, तुम कल सुबह की बस से आ जाना। मास्टर वेदपाल दफ्तर में बैठा है, वह सुबह तुम्हें बस में बैठा देगा। भिखूराम से जब तक मैं कुछ कहूँ, कंडक्टर ने सीटी बजा दी। बस की घरघराहट में मेरी आवाज दबकर रह गई। बस अड्डे पर मैं अकेला खड़ा रह गया था। आखिरी बस के छूटते ही बस अड्डा सुनसान होने लगा था। मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था। न शहर में किसी को पहचानता था। अजीब सांसत में जान फंस गई थी। मैं बस अड्डे के बुकिंग दफ्तर की ओर चल दिया। एक कमरे में झांक कर देखा, मास्टर वेदपाल बैठा हिसाब लिख रहा था। त्यागी इंटर कॉलेज में वह मास्टर रह चुका था। मैंने साहस बटोरते हुए कहा, मास्टर साहब, भीखू तो चला गया। मैं भी उसी के साथ था। मुझे रुकने का इशारा करके वे अपने हिसाब में लगे रहे। मैं वही दरवाजे के पास खड़ा उनका इंतजार करता रहा। काफी देर बाद वे बाहर आए। चलो, सुबह की पहली बस में बैठा देंगे। मैंने डरते डरते कहा, माँ साहब, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। उन्होंने साथ चलने का इशारा किया। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। खुद को बेहद कमजोर और डरा हुआ मान रहा था। वे एक चाय की दुकान में ले गए थे मुझे। एक चाय और बंद मेरे लिए मंगाया था। खुद वे दूध पी रहे थे। उस वक्त चाय और बंद मेरे लिए किसी पकवान से कम नहीं था। भूख लगी थी, लेकिन डर और शहर में अकेले रह जाने की पीड़ा के आगे भूख कमजोर पड़ गई थी। छोटे से कमरे में दो चारपाइयां पड़ी हुई थी। खूंटियों पर दो कपड़े टंगे थे और कोई सामान वहां नहीं था। जाओ, उस चारपाई पर लेट जाओ। सुबह 6 बजे की बस में बैठा दूंगा। 6:30 बजे तक घर पहुंच जाओगे। उसने मुझे आश्वस्त किया। शायद मेरी घबराहट भाग गया था वह। नंगी चारपाई की रस्सी चुभने का एहसास भी उस वक्त मुझे नहीं था। मास्टर वेदपाल कपड़े बदलकर दूसरी चारपाई पर लेट गया था। अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे। किसी ने आवाज लगाई। वेदपाल मास्टर ने दरवाजा खोला। बाहर एक व्यक्ति और स्त्री खड़े थे। वेदपाल ने उन्हें अंदर बुला लिया। स्त्री अंदर आ गई थी। उन्हें देखकर मैं भी उठकर बैठ गया था। स्त्री चुपचाप खड़ी थी। वेदपाल और वह व्यक्ति बाहर बरामदे में कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। कुछ देर बाद वेदपाल ने अपनी चारपाई उठाई और बाहर बरामदे में डाल ली। मुझे भी बाहर आने के लिए कहा। रात भर की तो बात है, फर्श पर लेट जाओ। ये लोग अचानक आ गए हैं। मैं बाहर बरामदे में लेट गया था, नंगे फर्श पर। नींद तो कोसों दूर थी, ऊपर से मच्छर बहुत थे। वेदपाल चारपाई पर लेट गया था। वे दोनों अंदर थे। थोड़ी देर बाद ही भीतर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। चारपाई के चरमराने की आवाज अलग से आ रही थी। मैं उन आवाजों को समझने की कोशिश कर रहा था। अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। वह व्यक्ति कमरे से बाहर आ गया था। वेदपाल की चारपाई पर बैठते हुए बोला, माल बढ़िया है, जा ऐश कर। उसने बीड़ी सुलगा ली थी। वेदपाल कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर से आने लगी थी। मेरी सांस तेज हो गई थी तथा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मेरा जिस्म ऐंठने लगा था, लेकिन दम साधे फर्श पर लेटा हुआ था। वे लोग समझ रहे थे मैं सो रहा हूँ। घुटी घुटी सांसें और जंगली जानवर की तरह घों घों की ध्वनि चारपाई की चरमराहट के साथ लयबद्ध रूप से आ रही थी, जो स्त्री पुरुषों की खास क्रिया का संकेत कर रही थी, जो मेरे लिए अभी तक रहस्य बनी हुई थी। आवाजें अचानक थम गईं। वेदपाल बाहर आ गया। दोनों अश्लील मजाक कर रहे थे। उस व्यक्ति ने मेरी ओर इशारा करके कहा, ये लौंडा कौन है? इसे भी भेज दे यार, यो भी चख लेगा स्वाद। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने और सांस खींच ली थी। पूरी रात इसी प्रक्रिया में बीत गई। कभी वेदपाल अंदर तो कभी उसका दोस्त। औरत पर क्या गुजरी होगी उस वक्त मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था।
कमरे में क्या चल रहा है देख पाना मुश्किल था, क्योंकि उन दोनों में से एक बाहर रहता था। आज उस स्त्री के बारे में सोचता हूँ तो जी मिचलाने लगता है। किस मजबूरी में आई होगी इनके पास, शौक के लिए या खुशी में? दो दो पुरुषों को समर्पित हो जाना किसी स्त्री का आज भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। सुबह 5 बजे मास्टर वेदपाल मुझे बस अड्डे पर ले आया था और पहली बस में बिठा दिया था। यह था ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का भाग 3। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर भी करें, तथा अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। हम मिलते हैं आपसे जूठन के अगले भाग में। धन्यवाद।